नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई केस स्टडी में, जो है जिंदाल पॉलीफिल्म में जो रिसेंट में फायर हुई थी मई 2025 में नासिक में, उसके बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं आज की केस स्टडी के बारे में। ये जो केस स्टडी थी ये एग्जामाइन करती है मेजर इंडस्ट्रियल फायर्स को। ये केस स्टडी अपनी आज की थोड़ी सी अलग होने वाली है। लास्ट की जो दो केस स्टडीज हमने देखी सोलापुर और हैदराबाद इंसिडेंट्स के बारे में, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में हुई थी, मतलब मिक्स ऑक्यूपेंसीज थी, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल, और वहाँ पे कोई भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं थे। आज की जो केस स्टडी हम लोग देखने जा रहे हैं एक वेल इक्विप्ड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे सारी फायर फाइटिंग सिस्टम्स होने के बावजूद यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना हो गई, और इस केस स्टडी के बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। ये केस स्टडी सेफ्टी प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, पॉलिसी मेकर्स और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी रेफरेंस फुल रहेगी, और सभी के लिए ये केस स्टडी आने वाले समय में एक गाइडलाइन की तरह काम करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। कि जो पॉलीफिल्म बनाने वाली कंपनी है जिंदाल, उसमें ये हुआ था, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन था, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे फायर स्टार्ट हो गई और उसका कंडक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया, मतलब उसको रोका नहीं गया, वो कंटिन्यूसली फैलती जा रही थी लगातार तकरीबन 60 आवर्स तक, मतलब कम से कम 3-4 दिन तक ये फायर कंटिन्यू चलती रही। और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में फायर ब्रिगेड को यहाँ पे चैलेंजेस को सामना करना पड़ा इस फायर को डाउस करने में। एक हालत तो ऐसी आ गई थी कि बहुत आजू बाजू के गांवों को खाली करना पड़ गया था। आगे हम इस केस स्टडी में वो देखेंगे। इसमें कैजुअलिटीज एक भी नहीं हुई, 3 वर्कर्स इंजर्ड हो गए और वो हॉस्पिटलाइज किए गए तुरंत। इस केस स्टडी के बारे में और एक बात अच्छी है, मैं अच्छी इसलिए कहूँगा कि यहाँ पे एक भी कैजुअलिटीज नहीं हुई, एक भी डेथ यहाँ पे नहीं हुई, और काफ़ी प्रॉपर्टी का काफ़ी सारा नुकसान हो गया। डेथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग्स, इवैक्यूएशन वेज, ये प्रॉपर कल्चर यहाँ पे कंपनी में उन्होंने पहले से ही रेडी कर रखा था। हालांकि वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में कम पड़ गए, उसके बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे, बट इवैक्यूएशन का उनका तो अच्छा लग रहा है कि था, इस कारण एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। और इसके ऑपरेशनल इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं, मेनली प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। उनका प्रोडक्शन 90% से ज़्यादा हैम्पर हो गया, पूरा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स यहाँ पे पूरे बर्न हो गए और कंपनी को शट डाउन करना पड़ा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। ये कंपनी पॉलीफिल्म्स बनाती थी, और इसका जो रॉ मटेरियल था, ये रॉ मटेरियल यहाँ पे काफ़ी मात्रा में स्टोर किया गया था, और ये रॉ मटेरियल की वजह से ही फायर यहाँ पे ज़्यादा लेवल पर हो गई। और ये ऐसा पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल था जिसकी वजह से यहाँ पे फायर के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल हो गया, और 60 आवर्स तक, 60 घंटों तक कंटिन्यूसली फायर चली। इस प्लांट की और भी हिस्ट्री है। अगर एक्सीडेंट्स को देखा जाए तो 2013 में और जनवरी 2023 में 2 इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए थे, और यहाँ पे कुछ फैटलिटीज भी हुई थी। और सेफ्टी कंसर्न्स को लेके ये मतलब मैनेजमेंट काफ़ी, मतलब यहाँ पे ये लगातार 2 हादसे होने के बाद भी इतना तीसरा हादसा होता है, इसका मतलब है उन्होंने ध्यान दिया नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो अभी इंसिडेंट हुआ इसका टाइमलाइन क्या था। जो इग्निशन था, कहा जाता है कि 21 मई की रात को 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे इग्निशन हुआ, और फायर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गई। उसके बाद में यहाँ पे फायर इंजिन्स को कॉल दिया गया, नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 7 फायर इंजिन्स यहाँ पे मौके पर चले गए, बट फायर का इतना ज़्यादा, मतलब लेवल इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, वो स्टेज उसकी ब्लेज स्टेज के ऊपर चली गई थी। इसके लिए वहाँ पे आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से मदद मांगनी पड़ी। यहाँ पे पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आजू बाजू के सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे फायर फाइटर्स यहाँ पे भेजे गए, फायरिंग व्हीकल्स भेजी गई। तकरीबन 25 से 30 फायर फाइटिंग टेंडर्स यहाँ पे भेजे गए,
और लगातार उनको रिफ़िल करके चला गया। ऐसा कहा जाता है कि कंटिन्यूअसली रिफ़िलिंग भी 300 बार से ज़्यादा इन गाड़ियों का हुआ है। तो आप पता मतलब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये फायर था। यहाँ पे जो कंटेनमेंट हुआ है वो मतलब 60 घंटे तक तो केवल फायर चली है, उसके बाद भी स्मोक काफ़ी ज़्यादा परसिस्ट हुआ है और काफ़ी दिनों तक ये स्मोक वहाँ पे रहा है। मतलब पोल्यूशन भी काफ़ी हो गया है और आगे आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो भी बुरी तरह से यहाँ पे डैमेज हो गया है। अभी इसके बाद प्लांट को बंद किया गया है और सेफ्टी के रिव्यूज चल रहे हैं। पूरा तरीके से वो सेफ्टी रिव्यूज करने के बाद ही उसका आगे कुछ फैसला हो जाएगा। इसमें जो इमीडिएट कॉसेस थे, जैसे कि मैंने बताया कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है, इतनी बड़ी फायर हो गई, ये केस स्टडी हमने क्यों लिया है, इस केस स्टडी के बारे में हम क्यों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फायर सेफ्टी सिस्टम्स था इसमें कुछ गैप्स थे। कैसे गैप्स थे कि आपको पता रहेगा, हम हमारे लेक्चर्स में हमेशा बताते हैं और आगे भी हम इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। जो भी टाइप बी की फायर्स रहती है, जहाँ पे भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं और जहाँ पे भी ज़्यादा लिक्विड्स का यूज किया जाता है, तो इससे फायर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा फोम की जरूरत पड़ती है। एट्रिपल फोम वहाँ पे होना चाहिए। फोम के भी कई सारे टाइप्स हैं, तो यहाँ पे फोम कंपाउंड होना एकदम ज़रूरी है और वही यहाँ पे नहीं था या बहुत कम था। इतनी बड़ी फायर फैक्ट्री का पहले फायर लोड कैलकुलेशन करना चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग कितना एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यहाँ पे लगेगा अगर कुछ फायर हो जाती है, तो ये उन्होंने पहले से डिक्लेयर कर लेना चाहिए था। ये उन्होंने मतलब ये करने में काफ़ी नाकामयाब रहे। जब भी फायर वहाँ पे स्टार्ट हो गई तो इतनी फास्ट वो ग्रो हो गई कि वहाँ पे कितना भी पानी मारे आप वो फायर भड़क रही थी। मतलब वहाँ पे फोम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हज़ारों लीटर नहीं लाखों लीटर फोम की ज़रूरत थी और वहाँ पे वो नहीं था। इसकी वजह से मतलब फायर फाइटिंग सिस्टम्स होने के बावजूद भी वहाँ पे फायर कंट्रोल नहीं की गई। ये सबसे बड़ा डिजास्टर का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर माना जाता है। दूसरा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो है केमिकल लीकेज। ऑनगोइंग केमिकल लीकेज जो था वो बहुत इसमें कंट्रीब्यूट किया गया। जो आपका वहाँ पे स्टोरेज था, रॉ मटेरियल का स्टोरेज, वहाँ पे बहुत सारा केमिकल स्टोरेज किया गया था और वहाँ पे केमिकल स्टोरेज करने के बाद उसका प्रॉपर सेफ्टी तरीका, स्पिलेज हो या कुछ भी अगर फायर जैसे इंसिडेंट हो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी वहाँ पे प्लानिंग नहीं किया गया था। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो गया और इसकी रिपीटेड सेफ्टी वार्निंग 2023 के बाद मैनेजमेंट को दी गई थी, तो इन्होंने कंप्लायंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और ये नॉन कंप्लायंस हिस्ट्री भी इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि यहाँ पे इतना बड़ा खतरा तैयार हो गया था कि ये फायर तो कंटिन्यूअसली चल ही रही थी, फायर एक्सीडेंट्स होते रहते, बट ये फायर इंसिडेंट किसी वार से कम नहीं था। आप अगर विजुअल्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, कंपनी में जो गैस टैंक थे वहाँ पे गैस के टैंक्स लगे हुए थे और वो एक्सप्लोड होने की काफ़ी संभावनाएं थी और वो अगर गैस टैंक्स एक्सप्लोड हो जाते थे तो आजू बाजू के 15 किलोमीटर के रेडियस में बहुत बड़ा खतरा बन जाता था। और ये सिविलियंस के लिए मतलब आम लोगों के लिए इतना बड़ा खतरा उनके पास रह रहा है, ये काफ़ी मतलब गलत बात है और मैनेजमेंट में इसका मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और पहले ही इन्होंने प्लानिंग में लेना चाहिए। सारे फायर फाइटर्स जो आए थे, मुंबई से आए थे, एमएफएस के लोग, एनडीआरएफ के लोग थे, फायर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग थे, सारे लोग इसी कोशिश में जुटे हुए थे कि कैसे भी करके फायर इन प्रोपेन टैंक्स तक ना पहुंचे। अगर ये टैंक्स तक फायर चली जाती तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर इससे भी ज़्यादा होता था और वो लगातार टैंक्स को कूलिंग करने का काम फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा था। मतलब ये बड़ा डिजास्टर होते होते इन लोगों ने रोक लिया। इनमें स्पेशल जो भूमिकाएं रही है, जिन्होंने स्पेशल रोल अदा किया, मिस्टर किरण हत्याल जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एमएफएस के, वो जब मौका वारदात पर आ गए तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि वहाँ पे जो फायर स्प्रेड हो रही थी उसको रोक लिया। उन्होंने पहले पैसिव फायर प्रोटेक्शन के मेजर्स को उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, सारे फायर डिपार्टमेंट्स को, सारी टीम्स को वहाँ पे उन्होंने काम पे लगाया और इसकी वजह से वो फायर धीरे धीरे कंट्रोल में लाने के लिए मदद हो गई। मतलब इतना बड़ा डिजास्टर हो जाता है, इतना एक बड़ा हम कह सकते हैं एक बॉम्ब को हम लेके गोद में बैठे और आजू बाजू के आम लोगों को ये चीज़ पता नहीं है और कंपनी भी इसकी तरफ मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो ये बहुत मतलब डिजास्टरस थिंग है और इसके ऊपर कड़ी जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर मतलब
ऐसा कोई किसी कंपनी में है एक्सप्लोजिव मटेरियल, तो उसके ऊपर पहले प्रिवेंशन के बारे में कंप्लायंस करनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी रिस्पांस की जो टीमें थी वो कहाँ कहाँ से आई थी। यहाँ पे नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम थी, जैसे मैंने बताया 7 फायर टेंडर्स थे, एनडीआरएफ के लोग थे, स्टेट फायर ब्रिगेड के लोग थे, एमएफएस ने यहाँ पे बहुत मेन रोल अदा किया। डैमेजेस और लॉसेस को देखा जाए तो यहाँ पे मेजर जो था उनका फाइनेंशियल लॉस था, वो अभी असेसमेंट के अंदर है, पर बताया जाता है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस कंपनी को हुआ है। और रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा स्टोर था, तो वो पूरी तरीके से इसमें नष्ट हो गया है। और यहाँ पे जो फोम था वो फोम का यूज़ किया गया सप्रेशन के लिए, ये जो फायर से जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया, तो इसके बारे में भी आगे जाके इन्होंने प्लानिंग करना चाहिए। तो इसका आफ्टरमाथ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लोजर एंड इन्वेस्टिगेशन, प्लांट अभी क्लोज किया गया है जब तक कि वो नया कुछ सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं करती। जैसे मैंने फोम का बताया, उन्होंने वहाँ पे फोम ब्लैडर सिस्टम लगाना चाहिए। इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टोर करता है, तो जाहिर है कि फोम का उतना ही बड़ा स्टॉक वहाँ पे होना चाहिए। और उसका स्टॉक रखने का भी एक तरीका है, कितना एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रखना है, ये पूरा एनालिसिस अपने IAS कोर्स में दिया गया है कि टोटल फायर लोड को वहाँ पे कैलकुलेट करना है, कितना कैलोरीज में अगर कुछ बर्निंग होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है फायर का, तो कितना कैलोरीज वहाँ पे हीट जनरेट हो सकती है। और इतनी सारी हीट जनरेट जो हो रही है, इस हो रही हीट को एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसको कूलिंग करने के लिए कितना एक्सटिंग्विशिंग एजेंट आपके पास होना चाहिए, इसे जनरली कैलकुलेशंस कहते हैं, फायर लोड कैलकुलेशंस कहते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट से इन्होंने इसका पूरा SOP रेडी करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फोम फ्लडिंग सिस्टम्स यहाँ पे लगवानी चाहिए। इसका जो इन्वेस्टिगेशन है अभी NDRF, PWD और फायर डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, काफ़ी अलग अलग एजेंसीज के तरफ से गवर्नमेंट के हो रहा है। तो लेसन्स देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से होना चाहिए। कोई रेगुलर इसकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, रेगुलर ऑडिट्स होनी चाहिए, स्टाफ ट्रेनिंग होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे इवैक्यूएशन ड्रिल अच्छी की गई थी ताकि एक भी कैजुअलिटीज हुई नहीं, बट एक चीज़ अच्छी है और 99 चीज़ें बुरी है, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। और इस डिजास्टर का, इस केस स्टडी का आज का हमारा सबसे बड़ा कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन यही है कि कॉल फॉर प्रिवेंटिव प्लानिंग एंड पॉलिसी रिफॉर्म। ये जो इंसिडेंट हुआ है, हम देखेंगे कि इतना बड़ा फैक्ट्री था, उनके पास के फायर हाइड्रेंट सिस्टम नहीं था क्या? था। उनके पास प्रॉपर सब टीम नहीं था क्या? सेफ्टी का था। इतना बड़ा कंपनी, सब कुछ था, फिर भी इतना बड़ा फायर डिजास्टर हो गया। कैसे हो गया? ये फायर जो शुरू हुआ, वो फायर को स्प्रेड कंटिन्यूसली हो रहा था, और जो फायर स्प्रेड हो रही थी इसको रोक नहीं पाए वो लोग, इसकी वजह से एक्सीडेंट बड़ा हो गया। और वहाँ पे जो प्रोपेन के टैंक्स थे, वहाँ पे अगर फायर ब्रिगेड ने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया होता, उसका कूलिंग नहीं किया होता, तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता था। आजू बाजू के 15 गांव अंडरग्राउंड हो जाते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन फैक्टर हुआ है, आज का जो कंक्लूजन है आज की केस स्टडी का, वो यही है कि कंडक्शन ऑफ फायर को कैसे रोका जा सकता है। मतलब पैसिव फायर प्रोटेक्शन की जो भी इक्विपमेंट्स है, एक्टिव के बारे में तो सब लोग जानते हैं, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर्स वगैरह, वो तो होगा ही होगा, जैसे मैंने फोम फ्लडिंग सिस्टम की बात की। बट पैसिव फायर प्रोटेक्शन के बारे में भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये पैसिव फायर प्रोटेक्शन क्या रहता है कि जैसे फायर डोर्स रहेंगे और बीच बीच में आपको जहाँ पे भी ब्रेक्स लगाएंगे, जैसे कि 2 स्टोर है आपके, रॉ मटेरियल के स्टोर है, और वहाँ पे बहुत सारा 15,000 टन का रॉ मटेरियल स्टोर किया गया है, तो उसको एक साथ ना रखिए, उसमें बीच बीच में ब्रेक्स लगाए, ताकि एक पार्ट में अगर फायर शुरू हो जाता है तो दूसरे पार्ट में वो ट्रैवलिंग ना कर पाए। इसमें बीच में कुछ हर्डल बनाना चाहिए, पानी का हर्डल बनाइए, मिट्टी का हर्डल बनाइए, जो भी कर सकते कीजिए। मतलब बड़ी फैक्ट्री में, जो भी बड़ी फैक्ट्रीज है रिलेटेड टू केमिकल, और जिसे हम लोग मॉडरेट हजार्ड या हाई हजार्ड फैक्ट्रीज कहेंगे, तो वहाँ पे पैसिव फायर प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये आज की केस स्टडी ने हमें दिखाया है। अगर यहाँ पे प्रॉपर पैसिव फायर प्रोटेक्शन के मेजर्स पहले से मौजूद रहते थे तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता था, और लगातार 60 घंटे तक ये फायर नहीं चलती थी। कंपनी को जो नुकसान होना है तो हो ही गया, बट आजू बाजू के गाँव का आप अगर लोग हिसाब करोगे, आम जनता का, तो आप देख सकते कि लगातार 8-10 दिनों तक यहाँ पे काला धुआं कंटिन्यूस जा रहा था एनवायरमेंट में।
वो कितना भयंकर बात है कि पूरा मतलब कितना ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कितना डाउन हो गया रहेगा, उन लोगों की हेल्थ के बारे में सोचिएगा, इन्वायरमेंट को कितना जबरदस्त वहाँ पे डैमेज हुआ है, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका हेल्थ बहुत ही मतलब दांव पे लग गया है, और जो उन्होंने नुकसान सहा है उसका मतलब कोई मतलब हम लोग मोल नहीं लगा सकते। तो इसीलिए आज की केस स्टडी का कंक्लूजन यही है कि प्रॉपर तरीके से जहाँ पे भी फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं वहाँ पे पैसिव फायर प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचिए, वहाँ पे पैसिव फायर प्रोटेक्शन प्रॉपर वहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए, अमल में लाइए। यहाँ पे मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर किरण हाकल सर का, जिन्होंने ये पैसिव फायर प्रोटेक्शन की स्ट्रेटेजी वहाँ पे यूज़ की, और जिसके कारण इतना बड़ा डिजास्टर जो लगातार 3 दिनों तक चल रहा था वो ऑटोमेटिक मतलब इनके एफर्ट्स की वजह से कंट्रोल में आ गया। ये स्ट्रेटेजी उन्होंने यहाँ पे यूज़ की और फायर ब्रिगेड के जवान अंदर जा सके और पार्ट पे ब्रेक करके उन्होंने फायर को एक्सटिंग्विश किया। तो इसी कंक्लूजन के साथ आज की केस स्टडी को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और ऐसे ही नई केस स्टडी के बारे में आगे हम लोग हमेशा मिलेंगे। तो इसका अवेयरनेस आप फैलाइए, इस कंक्लूजन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ओनर्स तक, आर्किटेक्ट्स तक, इवेंट प्लानर्स तक, जो भी फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स हैं उन तक, सारे लोगों तक आप पहुंचाइए, यही एक आशा मैं करता हूँ। सबको थैंक यू कहता हूँ एक केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी को आपने देखा, अपना वीडियो एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आगे हम लोग देते रहेंगे। जय हिंद।